ठीक है क्लास, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान तत्व में। इस वीडियो में हम जो है ट्रांजिएंट एनालिसिस के पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं और ये लास्ट है, इसके बाद नहीं करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग 7-8 क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा हमारा कि अगर हमारे पास 2 डिग्री के हमारे पास जिसमें एल और सी दोनों आते हों तो उस टाइम पे हमें टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है वो हम देखेंगे लाप्लास वाले मेथड से, जिसमें हम एक क्वेश्चन जो है इसी में देख लेंगे। इसके अलावा जो हम डिटेल में देखेंगे वो हम कंट्रोल सिस्टम में उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारा जो स्विच है वो बहुत लंबे टाइम से ओपन है, यानी कि ये पहले से ओपन था। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 60 ओम एंड 70 ओम। ये 60 ओम ये है, ये 70 ओम है। ठीक है, बहुत लंबे टाइम से ये ओपन था और t इक्वल्स टू 0 पे ये मैंने क्लोज किया है, तो उसका टाइम डोमेन में करंट का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो हमें बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एट t लेस देन 0, जब स्विच ओपन था बहुत लंबे टाइम से तो इस वाले पोर्शन को तो हटा ही दे, तो हमारा सर्किट कैसे बनेगा। ये 19 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस 60 ओम का, ये रेजिस्टेंस 70 ओम और ये इंडक्टर। ठीक है, अब बहुत लंबे टाइम से अगर इंडक्टर कनेक्टेड है तो जाहिर सी बात है वो कैसा बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह से। तो लीजिए इंडक्टर हमने शॉर्ट सर्किट की तरह उसको बिहेव करा दिया और IL ऑफ 0 माइनस यहाँ से हमारी करंट निकल जाएगी। IL ऑफ 0 माइनस क्या होगा, टोटल वोल्टेज कितना है 20 प्लस 19 डिवाइड में कितना टोटल का रेजिस्टेंस 60 प्लस 70 कितना हो गया, 20 प्लस 19 39, 60 प्लस 70 कितना हो गया 130, 13 39। ठीक है, तो 3/10 या फिर 0.3 एम्पेयर की करंट जो है इनिशियल स्टेज में इसके क्रॉस से करंट जा रही थी। और IL ऑफ 0 माइनस ही IL ऑफ 0 प्लस होगा। क्यों होगा, क्योंकि इंडक्टर अपने क्रॉस कभी भी सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो IL 0 माइनस इक्वल्स टू IL 0 प्लस इक्वल्स टू 0.3 एम्पेयर। ठीक है, एट t इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव तो निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि IL 0 पॉजिटिव हमारे पास आ गया है। ठीक है, एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी की अगर बात की जाए तो ये स्विच क्लोज्ड है, स्विच क्लोज्ड। ये 19 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये कितना है 60 ओम, ये 70 ओम और ये स्विच क्लोज्ड है। अगर ये स्विच क्लोज है, ये यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो इस वाले पार्ट को तो हटा दे तो भी कोई समस्या नहीं है सर्किट में ये, क्योंकि ये तो यहाँ से ऐसे ही सर्कुलेट इसके क्रॉस करंट कर रहा होगा, तो IL की वजह से इसमें कोई करंट नहीं जा रही है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है तो सारी करंट इसकी तो अपनी यहीं पर रोटेट कर रही है, यहीं पर सर्कुलेट कर रही है, तो इस वाले पार्ट का इस वाले सर्किट से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और हमें क्योंकि स्टडी इस वाले पोर्शन को करना है तो ये सिर्फ सर्किट को देखने में कॉम्प्लिकेशन इसकी बढ़ा रहा है, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है। तो सर्किट को सिंप्लीफाई हम जितना रखेंगे उतना हमको समझने में आसानी रहेगी, इसलिए इसको हटा दिया है अभी। देखो 20 वोल्ट ये है, 70 ओम ये है। IL इन्फिनिटी पे अगर बहुत लंबे टाइम से मेरे जो है इंडक्टर लगा हुआ है तो वो कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। ये शॉर्ट सर्किट कर दिया तो IL इन्फिनिटी मेरी करंट यहाँ से निकल गई कितना 20/70, यह आ गया 2/7 एम्पेयर। ठीक है, यहाँ से 2/7 आ गया। और IT का जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो कितना बनेगा, I इन्फिनाइट माइनस I0 e⁻t/τ। ठीक है, t/τ यहाँ पे टाइम कांस्टेंट जो आप निकालेंगे वो स्विचिंग होने के बाद का निकालेंगे। स्विचिंग होने के बाद का निकालेंगे तो इंडक्टर की वैल्यू कितनी थी 1/3 हेनरी। ठीक है, तो R सिर्फ ये है, ये वाला पोर्शन में नहीं है, तो इस वाले रेजिस्टेंस को आप जो है टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए काउंट नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस जो यहाँ पे 60 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ था, स्विच होने के बाद ये इस पूरे सर्किट से आइसोलेट हो गया है। तो आइसोलेट होने के बाद जब ये रेजिस्टेंस सर्किट का पार्ट ही नहीं रहा तो आप टाइम कांस्टेंट के लिए इस वाले रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास टाइम कांस्टेंट कितना आ गया
एल बाई आर, एल कितना है 1/3, आर कितना है 70, तो टाइम कांस्टेंट आ गया मेरे पास 1/210। ठीक, आई इन्फिनिटी की वैल्यू रख देते हैं 2/7 माइनस 2/7 माइनस आई जीरो की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.3 या फिर 3/10, जो भी आप रखना चाहें। 0.3 इसको लिख देता हूँ, e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ की वैल्यू कितनी 1/210, तो ऊपर आ जाएगा ये 210 टी। ठीक है, यहाँ से मेरा ये निकल गया है पूरा एक्सप्रेशन। सिर्फ इसको सोल्व करेंगे, आप जितने टाइम के चाहिए उतने टाइम के लिए उसके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। देखिए ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है कि हमारा जो स्विच है एक बहुत लंबे टाइम से ये क्लोज्ड था, पहले से क्लोज था, लेकिन t=0 पे इसको ओपन किया गया है। t=0 पे अगर इसको ओपन किया गया है तो अब आपको बताना है कि इसके अक्रॉस जो है करंट का क्या एक्सप्रेशन बनेगा 2 हेनरी इंडक्टर की वजह से। ठीक है, अब देखो इसमें यार ये 32 ओम का रेजिस्टेंस, ये 32 ओम का रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बिना बात के कॉम्प्लिकेसी को बढ़ा रहा है। तो मैं इसको रफ करके ये 32 पैरेलल में 16 आ जाएगा, इसको 16 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये 32 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में करके 16 कैसे लिखा। अभी हर सर्किट थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हुआ है। ठीक है, t<0 की अगर बात की जाए, t<0 के लिए हमारा सर्किट कैसे बिहेव कर रहा होगा। देखो उस टाइम पे तो सर्किट स्विच क्लोज था, ये रहा स्विच क्लोज, ये 50 वोल्ट, ये 6 ओम, आठ ओम, ये 16 ओम और ये इंडक्टर। देखो बहुत टाइम से इंडक्टर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर लगा हुआ है किसी भी सोर्स के अक्रॉस तो क्या होगा, वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये 8 ओम है। अब हमें निकालना है क्या IL0 माइनस। IL0 माइनस देखो ये पैरेलल ब्रांच शॉर्ट सर्किट, तो 16 ओम में तो कोई करंट नहीं जाने वाली, तो जाहिर सी बात है जो भी टोटल करंट होगी वो यहाँ से 2 हिस्सों में बटेगी। ये आधी इधर जाएगी, आधी इधर जाएगी, क्योंकि ये भी 8 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 8 ओम का रेजिस्टेंस, दोनों में बराबर जाएगी। और ये वाली पूरी करंट यहाँ से पास होते हुए वापस जाएगी, ये वाली करंट यहाँ से पास होते हुए वापस जाएगी। ठीक है, 16 ओम में कोई करंट नहीं जाने वाली है। ठीक, इतना तो हमारे पास क्लियर हो गया। तो बेसिक KCL लगाना है, KCL लगा के मुझे क्या बताना है कि इस ब्रांच में मेरी कितनी करंट जा रही है। देखो बेसिक KCL लगाओ, इस पे वोल्टेज मान लो अभी Vx। ठीक, और मैंने कहा कि सारी इससे जो करंट आ रही है वो आगे 2 हिस्सों में बट रही है। ठीक है, तो यहाँ से करंट कितनी आ रही है 50 माइनस Vx डिवाइडेड बाई 6। आगे 2 हिस्सों में कितने में बट रही है, एक तो Vx/8 में और दूसरा Vx/8 में। ठीक, इसको सोल्व करते हैं। 50 माइनस Vx डिवाइडेड बाई 6, Vx डिवाइडेड बाई 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। सोल्व करेंगे कितना आएगा 50 गुना 4 200 माइनस 4Vx 6Vx। इसको सोल्व किया, ये आया 10Vx 200 और Vx आ गया मेरे पास कितना 20 वोल्ट। 20 वोल्ट आ गया, तो IL0 माइनस मेरे पास कितना है Vx/8। यहाँ से वोल्टेज मेरी निकल गई 20/8, 10/4, 5/2, 2.5 एम्पेयर। ठीक, 2.5 एम्पेयर मेरी इनिशियल करंट आ गई, क्योंकि IL0 माइनस ही मेरी IL0 प्लस होगी। इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट अक्रॉस, मतलब थ्रू द इंडक्टर। ठीक, तो IL0 माइनस इक्वल्स टू IL0 प्लस और इक्वल्स टू 2.5 एम्पेयर। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो इनिशियल वैल्यू आई IL0 इक्वल्स टू ये है मेरे पास कितनी 2.5 एम्पेयर। अब करंट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है I ऑफ टी इक्वल्स टू I ऑफ इन्फिनिटी माइनस I ऑफ इन्फिनिटी माइनस I ऑफ 0 a टू द पावर माइनस t बाई टाउ। ठीक है, तो मुझे I ऑफ इन्फिनिटी और चाहिए, उसके बाद टाउ चाहिए, उसके बाद मैं करंट का एक्सप्रेशन आराम से निकाल सकता हूँ। तो ठीक है,
एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी और देख लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है सर्किट। देखो एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, स्विच हमारा ओपन है, स्विच ओपन है, बाकी सर्किट ऐसे ही बना देते हैं। ये 8 ओम, ये 8 ओम, ये 16 ओम। देखो ये चीज़ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये चीज़ हम अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए बहुत बार इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस अगर बहुत लंबे टाइम तक कोई भी करंट नहीं जा रही है, ठीक है, तो उसके अंदर जितनी भी करंट पहले से स्टोर होगी वो सब डेसिपेट हो जाएगी। और इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है तो लो भाई इसको ओपन सर्किट कर दिया। अब सोर्स तो उसके साथ कनेक्टेड है नहीं, तो कोई भी करंट उसके अक्रॉस नहीं जाने वाली। तो आई एल इनफाइनाइट मेरे पास कितना आ गया, 0 आ गया। आई एल इनफाइनाइट 0 आ गया। और इस सर्किट का यहाँ से पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख के एल हमें पता ही है कितना है, 2 हेनरी। टाइम कॉन्स्टेंट निकाल लेंगे कितना, एल अपॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 8 ओम सीरीज़ में है, क्योंकि ये तो है ही नहीं सर्किट का पार्ट। तो 8 और 8 16, 16 के साथ 16 ओम पैरेलल में, तो कितना हो गया 8 ओम। कन्फ्यूज नहीं होना है, देखो ये दोनों सीरीज में है और ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है। तो 16 ओम पैरेलल में रहेंगे, कितना हो जाएगा 8 ओम, और ये दोनों सीरीज में है तो ये 16 ओम। तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 8 ओम। और टोटल ये कितना है इंडक्टेंस 2 हेनरी, कितना आ गया 1/4। टाइम कांस्टेंट आ गया हमारे पास 1/4। आई टी निकाल लेते हैं, कितना बनेगा, आई इनफाइनाइट 0 माइनस आई 0 की वैल्यू कितनी है 2.5 एम्पेयर, ई टू द पावर माइनस टी। टाउ की वैल्यू है 4, अभी डिवाइड 1/4 है वो ऊपर चला जाएगा, 4t आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 2.5 ई टू द पावर माइनस 4t एम्पेयर। ठीक, कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, थोड़ा ध्यान देकर करना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्योंकि 2.5 वाले 2 ऑप्शन हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि एक जो सा दिखा पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद भी गलती हो जाती है कभी कभी कि हम ऑप्शन ठीक से टिक नहीं कर पाते, तो उस चीज़ में भी गड़बड़ नहीं करनी है, अदरवाइज जब आंसर की आती है तो बहुत रोना आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आता है तो ठीक है, अच्छी बात है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास ये करंट सर्किट है जिसके अक्रॉस सोर्स लगा हुआ है 100 UT, यानी कि स्टेप रेस्पॉन्स है। स्टेप रेस्पॉन्स आपको पता है t<0 के लिए इसकी वैल्यू 0 रहती है, तो इसमें स्विच नहीं लगा है, उसके बावजूद भी ये ट्रांजिएंट का क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि t=0 पे ही हमने जो है सप्लाई इसमें स्टार्ट किया है, उससे पहले कोई सप्लाई नहीं है। तो पूछा क्या गया है, I1 का टाइम रेस्पॉन्स पूछा गया है कि IL का टाइम रेस्पॉन्स पूछा गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। t<0 के लिए अगर बात की जाए तो इंडक्टर के लिए सप्लाई है ही नहीं, क्योंकि t<0 के लिए हमारा UT की वैल्यू क्या होती है 0। अगर ये 0 है तो इसको शॉर्ट कर दिया, ये 20 I1। अब देखो ये चीज़ हमें पहले से पता है और हम इस बारे में बहुत बार डिस्कस कर भी चुके हैं। जो पहली वीडियोज़ है उसमें भी ये बात कही थी कि अगर सर्किट के अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, अगर सर्किट के अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स होने से उसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर जाएगी, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए उसके अंदर कोई ना कोई डिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। तो हमारी सीधी सी बात है, अगर नहीं है तो सारी करंट हमारी क्या होगी IL 0 माइनस और IL 0 माइनस इक्वल्स टू 0। और इंडक्टर के क्रॉस सडन चेंज ऑफ करंट होता भी नहीं है, तो IL 0 प्लस भी हमारे पास क्या होगा 0 होगा। लेकिन एट t इक्वल्स टू 0, जैसे हम t इक्वल्स टू 0 की बात करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो करंट आएगी, जाहिर सी बात है आएगी, कैसे आएगी, क्योंकि हमने जो है वोल्टेज सोर्स 100 वोल्ट का अब यहाँ पे लगा दिया है। ये 10 ओम इंडक्टर तो अभी भी करंट 0 ही की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही स्विचिंग हुई है इंडक्टर बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह। अब क्योंकि इसके अंदर कोई इनिशियल करंट है नहीं तो उसको दिखाएंगे नहीं,
और ये प्लस माइनस 20I1 और ये करंट I1, ये 10 ओम, ये 20 ओम। देखो IL तो मेरे पास 0 माइनस इक्वल टू 0 पॉजिटिव हो तो 0 है, लेकिन I1 क्या 0 रहेगी? नहीं, I1 0 नहीं रहेगी, क्योंकि इस वाले रूप में हम केवीएल लगा कर देखते हैं कितनी रहेगी। 100 माइनस 20I1 इक्वल्स टू 30 नहीं लिखते डायरेक्ट, 10 प्लस 20 ये I1। ठीक, इसको सोल्व करके देखते हैं कितनी करंट आती है। 100 माइनस 20I1 इक्वल्स टू 30I1, 100 इक्वल्स टू 50I1। तो यहाँ से I1 मेरा निकल के आ गया, I1 0 पॉजिटिव कितना आ गया? 50/100/50, 2 एम्पेयर मेरे पास इसकी वैल्यू होगा। इसको अलग लिख लेते हैं कि IL 0 पॉजिटिव इक्वल्स टू 0 और I1 0 पॉजिटिव इक्वल्स टू 2 एम्पेयर। ठीक है, अब निकालते हैं इसकी वैल्यू किस पे? t इक्वल्स टू इन्फाइनाइट पे। t इक्वल्स टू इन्फाइनाइट पर अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसके लिए क्या क्या एक्सप्रेशन बनेगा वो देख लेते हैं। देखिए, अभी तक जितनी भी चीज़ें चल रही है सब चीज़ में लगभग सेम ही प्रोसेस चल रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, स्टार्टिंग तो सभी की लगभग सेम ही है। ठीक है, एट t इक्वल्स टू इन्फाइनाइट की अगर बात की जाए तो ut तो लगा हुआ है ही, कितना? 100 वोल्ट का। लेकिन इंडक्टर अब कैसे बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह, क्योंकि लंबा टाइम उसको कनेक्टेड हो चुका है। ये मेरा 20I1, ये मेरा 20 ओम, ये 10 ओम। ठीक है, अब इसकी वजह से जो करंट जाएगी वो सीधी सीधी इधर जाएगी, इसकी वजह से जो करंट होगी वो सीधी सीधी इधर जाएगी। ठीक, तो 100 वोल्ट की वजह से जो मेरी करंट जा रही है, यहाँ पे तो पोटेंशियल 0 है ना, क्योंकि अगर ये 0 है तो ये भी तो 0 होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड है। ठीक, तो इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही होगी? ये वाली करंट प्लस ये वाली करंट। देखो, ये वाली करंट कितनी जा रही होगी? ये 0 है तो I1 मेरी आ गई 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 ओम इक्वल्स टू 10 एम्पेयर। तो ये वाली करंट जा रही है मेरी कितनी? 10 एम्पेयर, जो कि इस तरफ जा रही है। ये वाली करंट कितनी है? सोर्स के लगा है 20I1 का, 20I1 मतलब 20 इंटू 10 यानी कि 200 वोल्ट का। इस करंट को मान लेता है अभी I2। ठीक है, तो I2 करंट कितनी हो गई मेरी? ये 0 है, 20I1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 20, 200 माइनस 0/200 कितना आ गया? 10 एम्पेयर। तो 10 एम्पेयर की करंट मेरी इधर से जा रही है, तो IL इन्फिनिटी पे मेरी कितनी करंट जाएगी? 10 प्लस 10 बराबर 20 एम्पेयर। इसको मैं लिख लेता हूँ कि I1 इन्फिनिटी पे मेरी करंट गई कितनी? 10 एम्पेयर, और IL इन्फिनिटी पे मेरी करंट गई 20 एम्पेयर। ठीक, इतना क्लियर है। अब हमें निकालना है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए इंडक्टर को ओपन सर्किट कर दो और उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको कर दो शॉर्ट। लो भैया, कर दो, मतलब उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, शॉर्ट नहीं कर दो, क्योंकि अगर करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते थे, आपको याद हो अगर जब हम थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते थे और हमारे पास कोई भी अगर सर्किट के अंदर डिपेंडेंट सोर्स आ जाए तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे? याद है, हम लगा रहे थे यहाँ पे 1 वोल्ट का सोर्स और इससे करंट निकाल रहे थे I, कैपिटल I। ठीक है, हमने 1 वोल्ट का सोर्स लगाया, करंट निकाली इससे कैपिटल I, तो हमारे पास जो RTH निकलेगा वो 1/I निकल जाएगा, क्योंकि 1 क्या है? 1 वोल्ट। ठीक है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, टोटल वोल्टेज 1 है तो 1/I निकाल के सीधा हम RTH निकाल देंगे। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज है कितनी? 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट की अगर मेरे पास वोल्टेज है तो इस ब्रांच में मेरे पास KCL में लगा दे रहा हूँ, यहाँ से करंट इधर गई होगी कुछ, इसको I1 को इसी इनकमिंग ही मान लेते, इसको भी इनकमिंग तो इसको भी इनकमिंग ही मान लेते, सारी करंट आ रही है, जा कुछ नहीं रहा है। ठीक है, तो I1 कैपिटल I प्लस I1 प्लस
20i1 - 1/20 इक्वल्स टू 0। i1 को मैं लिख सकता हूँ 0 - 1/10, 0 - 1/10, या फिर माइनस के 1/10। ठीक है, यहाँ से मेरी i1 निकल जाएगी। ठीक, अगर मेरे पास i1 निकल गई माइनस के 1/10, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, -1/10, 1/10 यहाँ रखूँगा, कितना जाएगा -2 - 1/20 इक्वल्स टू 0, -1/10 -3/20 इक्वल्स टू 0। i माइनस एलसीएम लिया इन दोनों का, कितना आया 20, ये आ गया -2 -3, तो कैपिटल I मेरा निकल के आया कितना 5/20। तो R इक्विवेलेंट हो गया मेरा कितना 20/5 इक्वल्स टू 4 ओम। ठीक, अगर निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। टाइम कांस्टेंट क्या हो गया L/R। L कितना है हमारे पास 0.1 हेनरी, 0.1 डिवाइडेड बाई 4, इसको सोल्व किया कितना आया 1/40। ठीक है, बस हो गया सोल्व। अब लगा देते हैं टाइम एक्सप्रेशन, फिर से वही I0 इन्फिनिटी माइनस I0 इंटू e⁻t/τ। ये एक्सप्रेशन तो आपको याद ही होगा, I ऑफ t इक्वल्स टू I ऑफ इनफाइनाइट माइनस I ऑफ 0 e⁻t/τ। ठीक है, अगर I1 के लिए निकाले तो I1 ऑफ t, तो I1 की फाइनल वैल्यू कितनी है 10 एम्पेयर, माइनस 10 माइनस I0 की 2 e⁻t डिवाइडेड बाई टाउ कितना है 1/40, तो 40t ये आ गया। और इंडक्टर के लिए निकालना IL ऑफ t, फाइनल वैल्यू कितनी है 20, इनिशियल वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन हमारा तैयार हो गया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर और समराइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा कंप्लीट इसका सॉल्यूशन बन जा रहा है। ठीक, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट बनता है तो एक बार बिल्कुल ज़रूर बताएं। ठीक है, इसके बाद क्या हो अगर हमारे पास इसकी इनिशियल वैल्यू ना पूछी जाए, फाइनल वैल्यू ना पूछी जाए, जबकि बीच का कोई स्टेट पूछ ली जाए कि इसकी t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे मुझे आंसर बताइए, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे आंसर बताइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम उसको सोल्व करेंगे।